हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो चैप्टर है वर्गीकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पे आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का एनालिसिस भी करेंगे। देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है, वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी कहते हैं। कैरोलस लिनियस ने जीव जातियों के नामकरण के लिए द्विपद नामकरण की एक पद्धति बनाई। उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। किनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं? तो कैरोलस लिनियस को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जीवों के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए, किंतु वर्तमान में व्हिटेकर के 5 जगत प्रणाली यानी 5 किंगडम सिस्टम जो है इनको मान्यता दी गई है। 5 जगत प्रणाली को जो है मान्यता दी गई और इन्होंने समस्त जीवों को 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु में विभाजित किया है। सबसे पहले हम लोग मोनेरा जगत के बारे में डिस्कस करेंगे। मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को जो है रखा गया है। इसमें माइक्रोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया आदि जीवों को शामिल किया गया है। माइक्रोप्लाज्मा स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्म जीव हैं, अर्थात ये स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ सबसे छोटे जीव हैं। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। जीवाणु सरल, अति सूक्ष्म और एक कोशिकीय आध जीव हैं। इन्हें मोनेरा जगत में रखा जाता है। प्रायः इनकी जो लंबाई है 2 से 4 माइक्रोन तक होती है। इन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। ये मानव के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों हो सकते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी तथा स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी तथा रसायन संश्लेषी। आर्कीबैक्टीरिया के लक्षण जो है सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होते हैं। जो आर्कीबैक्टीरिया हैं इनके लक्षण सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होते हैं। इसके मिथेनोजेंस समूह अवायवीय होते हैं तथा ये दलदल वाले स्थानों और पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। दूसरा जगत है प्रोटिस्टा जगत। इसके बारे में देख लेते हैं। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इसमें अधिकांश शैवाल तथा संघ प्रोटोजोआ के जीव शामिल है। शैवाल पण हरिमय युक्त यानी क्लोरोफिलस, तो पण हरिमय युक्त संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट्स हैं और इसमें जो है वास्तविक जड़, तना, पत्तियों का अभाव होता है। ध्यान रखिएगा, जो शैवाल पण हरिमय युक्त संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट्स हैं और इसमें वास्तविक जड़, तना और पत्तियों का अभाव होता है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं। ये अधिकांशतः जलीय होते हैं और शैवालों में उपस्थित वर्णकों यानी पिगमेंट्स जो होता है इनके आधार पर इन्हें जो है 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी हरा शैवाल यानी हरे वर्णक के कारण, और रोडोफाइसी लाल शैवाल यानी लाल वर्णक के कारण, और फियोफाइसी भूरा शैवाल यानी भूरे वर्णक के कारण। इनका जो मतलब जो वर्गीकरण है इनको ध्यान रखिएगा। उल्लेखनीय है कि शैवालों के अध्ययन को जो है फाइकोलॉजी कहते हैं और ज्ञातव्य है कि कुछ शैवालों को पादप जगत के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके बाद है फंगी यानी कवक। कवक पर्णहरिम रहित संवहक ऊतक रहित थैलोफाइट्स हैं। ये परपोषी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। खमीर और कुकुरमुत्ता या मशरूम एक जो है क्या है कवक के प्रकार हैं। खमीर एस्कोमाइसिटिस कुल का, जबकि मशरूम बेसिडियोमाइसिटिस कुल का सदस्य है। तो नाम थोड़ा सा जो है 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा। कवक मूल कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य सहजीवी सहचार प्रदर्शित करता है। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो कवक और शैवाल के साहचर्य से बने होते हैं। इसके बाद है पादप जगत।
पादप जगत। इसके अंतर्गत सभी जो कोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक एवं स्वपोषी जीवों को शामिल किया गया है। तो पादप जगत में सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक एवं स्वपोषी जीवों को इसमें शामिल किया गया है। उत्पादक क्या होता है? स्वपोषी होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें उत्पादक कहते हैं। घट्टपर्णी या नेफेथिन्स का पौधा जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। ये कीटभक्षी पौधे होते हैं। तो घट्टपर्णी या नेफेथिन्स, इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है। और ये जो कीटभक्षी पौधे होते हैं यह प्रायः जो होते हैं ऐसी मृदा में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को अपना आहार बनाते हैं। और नेक्स्ट है, देखिए, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। इसके बारे में देख लेते हैं। उपभोक्ता परोपजीवी होते हैं, अर्थात दूसरे जीवों से अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। तृणभक्षी या शाकाहारी जंतु प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करने वाले जंतु गौण उपभोक्ता कहलाते हैं। इसके बाद है विबंधक या अवघटक। विबंधक या अवघटक, जिसे हम डिकम्पोजर भी कहते हैं, ये मृतोपजीवी होते हैं जो कि अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। इसके बाद है मरुस्थलीय या मरोद्भिद पौधे। इसके अंतर्गत कैक्टस, मदार, ब्रायोफिल्म, घिक्वार इत्यादि पौधे आते हैं। और ये जो होते हैं सूक्ष्म वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। मरुद्भिद पौधों की जड़ें प्राय लंबी होती है, जबकि तने छोटे, रूपांतरित और कभी कभी भूमिगत होते हैं। इनकी बाह्य त्वचा मोटी उपचर्म की परतों से ढकी रहती है तथा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है। इनके कुछ भाग जल संचयन के लिए अधिक मांसल हो जाते हैं। और फ्रिएटोफाइट्स मरुस्थल में पाए जाने वाले वे पौधे होते हैं जिनकी जड़ें 25 से 30 मीटर तक लंबी होकर भूमिगत जल सतह तक पहुंच जाती है। इसके बाद है हाइड्रोफाइट्स या जलोद्भिद पौधे। ये बहुत अधिक जल वाले स्थानों पे पाए जाते हैं और इनमें बड़े बड़े अंतराकोशीय स्थान होते हैं जो वायु से भरे होते हैं तथा पौधों के तैरने में ये सहायक होते हैं। इसके बाद है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स उन पौधों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में उत्पन्न होते हैं। इसके बाद है इपीफाइट्स यानी अधिपादप। अधिपादप वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधों पर यांत्रिक अवलंबन के लिए लगे रहते हैं, न कि पोषण के लिए, जैसे आर्किड। देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से बात करें तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। और ध्यान रखिएगा, अदरक जो होता है प्रकंद का, आलू स्तंभ कंद का, लहसुन सल्क कंद का और सूरन या जिमी कंद घन कंद का उदाहरण है। सरकंद जो होता है कानोल उलेसी कुल का पौधा है। सरकंद किस कुल का पौधा है? कानोल उलेसी कुल का। इसके खाने योग्य भाग रूपांतरित जड़ है। गन्ना, आलू, अदरक तने के रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है। सलजम, गाजर और सरकंद जड़ों के रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग जड़ है। मटर जो होता है लेगुमिनेसी कुल का द्विबीजपत्रीय शाकीय तथा एक वर्षीय पौधा है। इसमें सहारे के लिए प्रतान पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, टेंड्रिल जिसे कहते हैं। और गन्ना जो होता है, गन्ना ग्रेमिनी या पोएसी कुल के अंतर्गत आता है, जिसका तना काट आमतौर से कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका तना ठोस और संधिबद्ध होता है, जिसमें पर्व तथा यानी नोट्स तथा इंटरनोट्स पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए लौंग है। लौंग जो होता है मिर्टेसी कुल के, ध्यान रखिएगा, मिर्टेसी कुल के साइजिजियम एरोमेटिकम या यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई कलिका, पुष्प कलिका, इनसे प्राप्त किया जाता है। और इसका उपयोग भोज्य पदार्थ के साथ साथ दंत शूल निवारक यानी दांत दर्द में इसका उपयोग लाया जाता है। जो दांत दर्द करते हैं इसके निवारण में लौंग का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, भोज्य पदार्थ
दंत शूल्क निवारक इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है और इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना जाता है। तो लौंग का जन्म स्थल कहां है? इंडोनेशिया। इसका उपयोग समस्त विश्व में होता है। इसके बाद है केसर। केसर क्या है? केसर एक मसाला है जिसे इरिडेसी कुल के क्रोकस सेटाइवस नामक पौधे के पुष्प की वर्तिका, जिसे हम स्टाइल या एस्टिग्मा से कह सकते हैं, कि प्राप्त किया जाता है। तो स्टाइल और एस्टिग्मा वर्तिका या वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। किसको? केसर को। ठीक है। और इसका उपयोग औषधि तथा भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट और सुनहला बनाने में उपयोग किया जाता है। केसर में सैफ्रनाल और पिक्रोक्रोसी नामक रसायन पाया जाता है। सैफ्रानाल, ठीक है, और पिक्रोक्रोसी, ध्यान रखिएगा। भिंडी के पौधे का वानस्पतिक नाम जो है एवेलमोस्कस एस्कुलेटस। जो भिंडी के पौधे हैं इसका जो वानस्पतिक नाम है एवेलमोस्कस एस्कुलेटस है। और इसका फल जो होता है कैप्सूल प्रकार का होता है जिसका संपूर्ण भाग खाया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य जो भाग होता है वो प्रकंद होता है, जो कि एक भूमिगत रूपांतरित तने का प्रकार है। इसका वानस्पतिक नाम कुरकुमा लौंगा है। यह जिंजीबेरेसी कुल का सदस्य है और इसका उपयोग औषधि, मसाले, रंग कारक इत्यादि के रूप में होता है। इसके बाद है सहतूत। सहतूत अनानास और कटहल का फल सोरोसिस कहलाता है। जो अनानास, सहतूत और कटहल का फल है इसे सोरोसिस कहा जाता है। काजू व सिंघाड़ा का फल जो होता है नट कहलाता है। सिंघाड़ा का बीज, जबकि लीची का मांसल बीज चोल खाया जाता है। सेव और नाशपाती का फल जो होता है पोम, जबकि खीरा, खरबूजा और लौकी का फल पीपो कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद घृत कुमारी या एलोवेरा जो होता है, जो घृत कुमारी और एलोवेरा, ये दोनों देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं। याद यह है या इसका मतलब जो घृत कुमारी या एलोवेरा ये दोनों जो है एक औषधीय फसल है। गन्ना और कपास नगदी फसलें हैं। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है और इसके फल से तेल और इसके फूल से शराब बनाई जाती है। इसके बाद है कुनैन। आपको तो मालूम होगा कुनैन इंपॉर्टेंट है। कुनैन जो है मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक आवृत बीजी पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया निदान के लिए जो आर्टीथर है, आर्टीथर नामक औषधि बीजीय पादप से तैयार की जाती है। एट्रोविन, क्लोरोक्विन इत्यादि औषधियां भी मलेरिया निदान के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। इसके बाद सन, पटसन और जूट, इनके तनों की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है। जो सन है, पटसन है तथा जूट जो है, इनके तने की रेशे से यानी तने की रेटिंग से रेशे प्राप्त किया जाता है, जबकि कपास को फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त करते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है बड़ी लिंट रेशा और दूसरा होता है छोटी फज रेशा। लिंट रेशे व्यापारिक तौर पर अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कपास का प्रमुख रासायनिक घटक जो होता है सेल्यूलोज है, जिसकी मात्रा 91 से 94% तक होती है। इसमें जल लगभग 6 से 8% तथा सूक्ष्म मात्रा में वसा, प्रोटीन और प्रोटोप्लाज्म, खनिज लवण आदि जो है पाए जाते हैं। इसके बाद पपीता का जो वानस्पतिक नाम है आपको बताना है क्या है। तो पपीता का वानस्पतिक नाम होता है कैरिका पपाया, ठीक है, और इसमें उपस्थित पपायन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इसका पीला रंग यानी जो पपीता का पीला रंग होता है इसमें उपस्थित कैरिकोजैंथिन नामक वर्णक के कारण होता है। तो याद रखिएगा पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरिकोजैंथिन के कारण। सेव के फल में लाली का कारण क्या है? तो सेव में देखिए सेव का जो रंग लाल होता है किस कारण होता है? तो एंथोसाइनिन नामक वर्णी लवक के कारण। लाल नारंगी रंग के वर्णक जैसे कैरोटीन गाजर में, मटर में लाइकोपिन वर्णक जो है पाए जाते हैं। पीले रंग के वर्णक जैसे जैंथोफिल हल्दी में, चुकंदर में क्या पाया जाता है? विटरनिन। तो याद रखिएगा किसमें क्या पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अफीम के पौधों का वनस्पतिक नाम पेपावर सोमनीफेरम है। इसे सामान्यतः ओपियम पॉपी भी कहते हैं। इसमें नोस्कापिन, पेपावरिन, कोडिन, हेरोइन, अफीम और मॉर्फिन आदि औषधियां प्राप्त की जाती हैं।
मॉर्फिन पौधे के अपरिपक्व फलों से जो है प्राप्त की जाती है। लहसुन और प्याज की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो उसमें उपस्थित सल्फर है। सल्फर के कारण जो होता है लहसुन और प्याज जो होते हैं गंध देते हैं। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आने का जो कारण है प्याज से निष्कासित सल्फेनिक अम्ल है। आप प्याज को जब काटते हैं या उनके छिलके उतारते हैं तो आंख से आंसू आता है, इसका कारण है उसमें उपस्थित सल्फेनिक अम्ल। मिर्च का तीक्ष्ण या तीखा स्वाद किस कारण होता है? तो कैप्सेसिन उसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा। और इसका जो रासायनिक सूत्र है C18H27NO3। वनस्पति विज्ञान में किसी परो को कली या कलिका कहते हैं, या किसी पत्ते के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर जो है उत्पन्न होती है, ध्यान रखिएगा। और कॉर्क जो होता है ओक नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार जो क्वेश्चन है कि कॉर्क कहां से प्राप्त किया जाता है, तो ओक नामक वृक्ष के छाल से, जिसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? क्वेकर सुबर। और इस पौधे का उत्पत्ति जो होता है कहां माना जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है जंतु जगत, इसके बारे में देखते हैं। जंतु जगत के अंतर्गत समस्त कशेरुकी और अकशेरुकी जीवों को जो है शामिल किया गया है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या जो है कीटों की है, इंसेक्ट्स की है। कीटों की संख्या सबसे ज्यादा जीव जगत में है, और कीट जो होते हैं ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। कुल ज्ञात जंतु जातियां लगभग 15 लाख में से लगभग 60% यानी 9 लाख ऑर्थोपोडा संघ के हैं, ध्यान रखिएगा। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है, और प्रायः सभी जो होते हैं एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक विधि के द्वारा जन्म करते हैं। अमीबा जो होता है एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु, जो कि प्राय विखंडन विधि के द्वारा यह जो है अपना मतलब कि क्या करता है? जनन करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां पे एक फिगर दिया गया, आप देख सकते हैं। देखिए यहां पे व्हिटेकर के जो व्हिटेकर है, इनके 5 जगत प्रणाली के अनुसार जीवों का जो वर्गीकरण है। मोनेरा है एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव, इसमें माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु, और दूसरा है प्रोटिस्टा यानी यूकैरियोटिक जीव होते हैं, अधिकांशतः एक कोशिकीय होते हैं, और इसमें अधिकांश शैवाल और संघ प्रोटोजोआ। इसके बाद है कवक, ठीक है, इसमें क्या आते हैं? यूकैरियोटिक, अधिकांशतः बहुकोशिकीय जैसे ईस्ट और मशरूम। पादप में आते हैं स्वपोषी उत्पादक यानी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृतबीजी और आवृतबीजी पादप, ठीक है, और आवृतबीजी और आवृत, ये दोनों ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जंतु जगत जो है, इसमें सभी उपभोक्ता जीव, कशेरुकी जैसे मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी आदि, और अकशेरुकी में पोरीफेरा, सिलेंट्रेट्रा, इस तरह से जो है निमोटोडा, एनेलिडा, मोलस्क, ऑर्थोपोडा, इस तरह से इनके संघ के जीव आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। केकड़ा जो होता है, बताइए केकड़ा जो होता है मैलोकोस्ट्रेका, याद रखिएगा। थोड़ा सा मतलब कि साइंटिफिक नेम है, तो साइंस का थोड़ा सा नाम जो होता है थोड़ा अजीब टाइप का होता ही है। तो केकड़ा जो है किस वर्ग का होता है? तो मैलोकोस्ट्रेका ये वर्ग का है। और जबकि जो बरूथी या बिच्छू या मकड़ी जो है ये किस वर्ग से संबंधित है? तो एरेक्निडा, याद रखिएगा। केकड़ा, मैलोकोस्ट्रेका, बरूथी, बिच्छू या मकड़ी, एरेक्निडा, और मतलब इस वर्ग से ये संबंधित ऑर्थोपोडा संघ के अकशेरुकी जंतु हैं। टीक या माइट वास्तव में मकड़वंशी होते हैं, जो कि एरैनी गण के अंतर्गत आते हैं, और इनके उपांग संधि युक्त तथा शरीर द्विपार्श्वीय और त्रिस्तरीय होते हैं। कीट वर्ग के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में 6 यानी 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। जुगनू या जो खदोत होते हैं, इनके ये जो होते हैं कीटों का एक परिवार होते हैं, ध्यान रखिएगा। और इनमें चमक जो होता है ल्यूसीफरेज, किसके कारण? तो ल्यूसीफरेज के कारण, यह एक एंजाइम है, इसके कारण इनमें चमक होता है। जो जुगनू होते हैं इनमें आप देखिएगा कि रातों में कुछ चमक आती है, ठीक है। कुछ चमक किस लिए आती है? तो इनमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम ल्यूसीफरेज कहते हैं, इसके कारण इनमें चमक आता है।
जो मादा मच्छर हैं, इनके मुख उपांग पक्षियों और स्तनियों के जो कह सकते हैं त्वचा में चुभ कर रक्त चूसने के लिए जो है उपयोगी, मतलब ये उपयोग करते हैं। मादा मच्छर के मुख उपांग जो है पक्षियों और स्तनियों के त्वचा में चुभ कर रक्त चूसने के लिए उपयोजित होते हैं या उपयोगी होते हैं, जबकि नर मच्छर के फलों फूलों का रस चूसने के लिए, मतलब कि जो नर मच्छर हैं ये फल फूल के रस जो होते हैं चूसते हैं, जबकि जो मादा मच्छर हैं ये मतलब कि पक्षियों और स्तनियों के त्वचा से रक्त चूसते हैं। ध्यान रखिएगा, कीटों में ट्रैकी द्वारा श्वसन के लिए वाहक तंत्र का और उत्सर्जन मैल पीघी नलिकाओं के द्वारा होता है। कीटों में ट्रैकी के द्वारा श्वसन के लिए वातक तंत्र तथा उत्सर्जन मैल पीघी नलिकाओं के द्वारा होता है। और रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का कीट शहतूत के पत्तों पर जो है पनपता है। लाख, कैरिया लैका और लैसिफर लैका नामक जो है कीट हैं, इनके द्वारा प्राप्त होता है। लाख किससे प्राप्त होता है? कैरिया लैका और लैसिफर लैका नामक कीट से। मधुमक्खियां सामाजिक कीट हैं जो फूलों से जो है क्या करती हैं? मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती हैं। मोती वस्तुतः मोलस्क संघ के जीव पिंक टैडा या पर्ल ओइस्टर से प्राप्त किया जाता है, इनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो मोलस्क मोती है, मोलस्क संघ के जीव पिंक टैडा या पर्ल ओइस्टर के द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद है इकाइनोडर्म। ये क्या है? इकाइनोडर्म जो है समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई और ये सममित वाले क्या होते हैं? ड्यूट्रोस्टोमी यूसिलोमेट यूमेटाजोआ होते हैं। यूमेटाजोआ थोड़ा सा नाम है, एक दो बार आप खुद से इसको रीडिंग कर रिवीजन कर लीजिएगा। और इनके शिशु प्रावस्था में शरीर की सममिति द्विपार्श्वीय होती हैं, यानी बाइलेटरल होती हैं। इकाइनोडर्म प्रायः अंडज होते हैं, किंतु कुछ पिंडज या सजीव प्रजक भी होते हैं। इसके बाद ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो होते हैं सिफेलोपोडा वर्ग का एक मृदु कवची जंतु है, जिसे डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। और इसके सिर पर 8 भुजाएं पाई जाती हैं। विशाल स्क्विडस तथा कोलोसल ट्विडस सबसे बड़े अकशेरुकी हैं। कोलोसल स्क्विडस की लंबाई होता है अपेक्षाकृत कम होता है, किंतु वजन अधिक होता है। इसके बाद है समतापी। ठीक है, समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले, वार्म ब्लडेड वाले। जो वार्म ब्लड है इनके बारे में देख लेते हैं। समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक जैसा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। और जो असमतापी अर्थात जो कोल्ड ब्लड वाले होते हैं, असमतापी अर्थात ठंडे रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। और इसके अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं। इसके बाद रात्रिचर जंतु। दिन में आराम करते हैं किंतु रात्रि में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्राय श्रवण या सूंघने की जो केंद्रियां होती हैं, जिसे हम घ्राणेन्द्रिया कहते हैं, मतलब कि अत्यधिक विकसित होती है। यानी सुनने और सूंघने की जो क्षमता होती है, ठीक है, सुनने और सूंघने, जो रात्रिचर जंतु होते हैं इनमें सुनने और सूंघने की क्षमता अत्यधिक होती है। और ये दृष्टि क्षमता विशेष होती है, अनुकूलित होती है। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी इत्यादि जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं। कुछ जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये जो है वास्तविक मछलियां नहीं है। ध्यान रखिएगा, जैसे पूछा जाता है और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुके हैं। जेलीफिश, ये देखिए नाम तो फिश है लेकिन ये वास्तव में मछलियां नहीं है। जेलीफिश यानी निडेरिया, सितारा मछली यानी स्टारफिश जिसे हम कहते हैं, रजत मीन या सिल्वर फिश, कटक फिश, हेग फिश, डेविल फिश और क्रेफिश, इनका नाम रट जाइएगा। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो ये सारे जो है तो मछलियों के नाम, मतलब नाम जो है फिश लगाया गया है, लेकिन ये वास्तव में मछलियां नहीं है। कुछ वास्तविक मछलियां हैं जैसे फ्लाइंग फिश, कैट फिश, पाइप फिश, पैडल फिश, गोल्डन फिश, ग्लो फिश
और कैटफिश इत्यादि। तो याद रखिएगा ये सारे मछलियां हैं। डॉग फिश ये क्या है? डॉग फिश, देखिए डॉग फिश एस्कोलियोडॉन इनको कहते हैं। डॉग फिश एस्कोलियोडॉन को कहते हैं, जो कि एक उपास्थि मीन मतलब की है। और जो समुद्री घोड़ा या अश्वमीन होता है हिप्पोकैम्पस को कहते हैं, जो कि एक वास्तविक मतलब कि बोनी फिश है, यानी अस्थिल मीन है। मछलियां यानी मत्स्य में श्वसन के लिए देखिए गिल्स पाए जाते हैं, यानी गलफड़े जिसे हम कहते हैं, जो कि पूर्णतः जल में घुली ऑक्सीजन यानी O2 को ही ग्रहण करने के लिए ये अनुकूलित होती हैं। सर्दियों के मौसम में झीलों और नदियों की केवल ऊपरी परत ही जमती है, जबकि नीचे की परत का जल अपने तल के रूप में ही विद्यमान होता है। इसीलिए मछलियां और अन्य जलीय प्राणी जमी हुई झीलों और नदियों में भी जीवित रह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एम्फीबिया क्या है? अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के मतलब कि जीवन के लिए उपयोजित होता है। इसके बाद है रेप्टाइल्स यानी सरीसृप। सरीसृप क्या है? सरीसृप वर्ग के अंतर्गत कछुआ, मगरमच्छ, सर्प इत्यादि जंतुओं को जो है इसमें शामिल किया जाता है। और अधिकांश सर्प विषहीन होते हैं, जबकि कुछ प्रजातियां जैसे करैत, कोबरा, वाइपर आदि ये विषैले होते हैं। विषैले सर्पों में ऊपरी जबड़े की जो मैक्सिली हड्डियां होती हैं, इनके 1 से 3 जोड़ी बड़े और पीछे की ओर जो है मुड़े विषदंत यानी जो पॉइजन फंगस होते हैं, तालू से मुखाग्रासन गुहिका में उभरे होते हैं। जो मुखग्रासन गुहिका है, इसमें इनके जो विष के दांत होते हैं उभरे होते हैं। यह मैक्सिलरी दंत यानी जंभिका दंत जिसे हम कहते हैं, ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबंध होते हैं। विष ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती है। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक रात्रिचर स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, जो कंगारू रैट है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है वह है कंगारू चूहा। उसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र यानी वृक्क की विशेष संरचना के और कार्य प्रणाली के कारण जो उसे यह विशेषता प्राप्त है। तो याद रखिएगा, जो कंगारू चूहा है बिना पानी पिए सबसे अधिक दिन तक यानी लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। और ये कैसे जीवित रहता है? तो उसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र की विशेष संरचना व कार्य प्रणाली के कारण होता है। इसके बाद ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल, इसके बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जलीय जीव है। इसकी लंबाई लगभग होती है 33 मीटर और वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक होता है। इसके बाद है स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल क्या है? देखिए विशालतम दांत वाली मांसाहारी व्हेल है और इसकी लंबाई अनुमानतः जो है 50 से 55 फीट तथा वजन जो है 35 से 45 टन होता है। इसके बाद है एक समुद्री शेर, सील या फोका, वालरस या डॉल्फिन। ये भी जो है ये सभी जलीय स्तनधारी हैं, जिसमें डॉल्फिन, सिटेसिया गण, जबकि अन्य तीनों जो जीव हैं, अन्य तीनों कार्निवोरा गण के अंतर्गत आते हैं। डॉल्फिन अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। समुद्री गाय यानी सी काऊ, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। सी काऊ जो है एक विशाल शाकाहारी जलीय स्तनधारी जीव है। एकिडना और प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी जीव हैं। नील गाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। कपी जो है प्राणी जगत में होमिनोइडिया, याद रखिएगा, होमिनोइडिया महापरिवार की सदस्य जातियों को कहा जाता है और इनकी 2 मुख्य शाखाएं हैं। पहला हिंद कपी, ये छोटे आकार के कपी होते हैं। दूसरा जैसे इसमें गिवन दिया गया है, ये हिंद कपी के अंतर्गत आते हैं, यानी ये छोटे कपी होते हैं। और एक दूसरा इसका जो प्रकार है वो है महाकपी। ये बड़े आकार के मानवनुमा कपी होते हैं, जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंग उटान तथा मनुष्य। लंगूर कपी वर्ग में जो है, लंगूर जो है कपी वर्ग में नहीं आता बल्कि वानर वर्ग में मतलब इसको शामिल किया जाता है। तो लंगूर जो है कहां आता है? कपी वर्ग में नहीं, वानर वर्ग में इसे शामिल किया गया है। वर्तमान मानव बुद्धि में सर्वोच्च जंतु है। जो मानव है, होमो सैपियंस स्पीसीज जो है, ये बुद्धि में सर्वोच्च जंतु हैं। इनमें चिंतन और जानने की इच्छा प्रकट करना,
तर्क संगत और अक्षरबद्ध वाणी और भौतिक मुद्राओं के द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की इनमें क्षमताएं होती हैं। इनके कपाल गुहा का आयतन जो होता है 1350 से 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखिएगा। और इस पे आधारित देखिए अब जो है प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्न को हम लोग एक सेपरेट सेशन में करेंगे, तो अभी के लिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपके प्रतिक्रियाओं का देखिए हमें बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। तो कोई भी डाउट हो या कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके प्रश्न को जो है सॉल्व करेंगे और एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।